जूगो के बारे में तुम क्या जानते हो? जूगो एक ऐसे क्लैन का मेंबर है जो नेचर एनर्जी को कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी के अंदर पुल करते रहते हैं। वो जब बहुत ज्यादा नेचर एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस स्टेट में वो खुद के ही ऊपर से कंट्रोल खो देता है, लेकिन इस स्टेट में उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जूगो की यही ब्लड लाइन ओरोचिमारू के सभी कर्स मार्क्स में होती है। क्या ओरोचिमारू को मारना इम्पॉसिबल है? जब भी किसी को ये लगता है कि उसने ओरोचिमारू को मार दिया है, वो कैसे ना कैसे करके वापस से जिंदा होके आ जाता है। उसकी हीलिंग इतनी एडवांस है कि वो फेटल इंजरीज को भी टैंक कर सकता है। कुछ ज्यादा हो गया तो पुराने ओरोचिमारू का मुंह चीरता हुआ नया ओरोचिमारू बाहर आ जाता है। ऊपर से वो लोगों की बॉडी को भी टेक ओवर कर सकता है, जैसा वो सास्के और इताची के साथ करना चाह रहा था। अच्छा हुआ भाई को शिबाई ओत्सुत्सुकी की बॉडी नहीं मिली, वरना पता नहीं नारुतो सीरीज का क्या ही होता। जानते हो काकुजू को रोक शिनोबी क्यों बनना पड़ा था? इसका पता हमको चलता है नारुतो डेटा बुक नंबर 3 में, जहाँ फर्स्ट निंजा वर्ल्ड वॉर के समय काकुजू को एक मिशन मिलता है उसके विलेज एल्डर से। वो होता है हाशिरामा को असैसिनेट करने का मिशन। सच बताऊं तो ऐसा तो उसके ऐसे 10 लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। एज एक्सपेक्टेड काकुजू अपना मिशन फेल करके वापस आता है हिडन वाटरफॉल विलेज में। वहाँ उसका तालियों से स्वागत होने के बजाय उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ वो अपने एग्जीक्यूशन का वेट करता है उन्हीं विलेज एल्डर्स के ऑर्डर पे। अब भाई इतने में काकुजू का भी दिमाग चटक जाता है, वो जेल तोड़ के बाहर आ जाता है। अपना सिग्नेचर अर्थ ग्रज जुत्सु भी वो विलेज से चुरा लेता है और उन्हीं एल्डर्स को मार के उनके हार्ट भी अपने पास रख लेता है। हाशिरामा वर्सेस नारुतो विदाउट कुरामा, क्या लगता है तुमको कौन जीतेगा? मेरा ओपिनियन बहुत से लोगों को गलत लग सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई नारुतो ही जीतेगा। जो लोग बोलते हैं कि हाशिरामा का सेज मोड नारुतो से बेटर है, तो पहले तो नारुतो का सेज मोड बेटर है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम था अपने सेज मोड को परफेक्ट करने के लिए। और दूसरी बात है कि नारुतो के पास खाली सेज मोड नहीं है, उसके पास है 6 पाथ सेज मोड। लोग ऐसे ही हागुरोमो की पावर को भाई हल्के में ले लेते हैं, लेकिन नारुतो ने जहाँ कुरामा को खोया है वहीं हाशिरामा ने भी कुछ खोया है, अपनी जिंदगी। तो इस बात पे तो हम लोग अपने अपने ओपिनियन ही दे सकते हैं। हाशिरामा सेंजू की पावर को लोग हल्के में ले लेते हैं, और जितना तुम सोचते हो हाशिरामा उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जब बच्चा था तब भी अपने क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, और प्राइम में तो तुमने उसे देखा ही है। उसके पास वुड रिलीज है जिससे वो चक्रा सप्रेस और एब्जॉर्ब कर सकता है। भाई ने खुद के दम पे अकेले सारे टेल्ड बीस्ट को कैप्चर कर लिया था, और जब वो सेज मोड यूज करता है तो उसकी पावर एक्सपोनेंशियली इनहेंस हो जाती है। और रीजनरेशन के मामले में भी भाई वुल्वरीन से कम नहीं है। ये सब तो फिर भी छोटी मोटी बातें। उसके डीएटी गेट्स ने टेंटेल्स को तक रिस्ट्रेन किया था। 6th होकागे ककाशी कमजोर नहीं है, वो उन कुछ चुनिंदा लोगों में से जो सारे 5 चेंजेस इन चक्र नेचर को यूज कर सकते हैं। उसने शरिंगान को तो खोया है, पर इसमें उसी की पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है। जो चक्रा पहले शरिंगान चूस लेता था वो अब ककाशी के सारे स्टैट्स को बूस्ट करने में लगता है। इसके अलावा जो उसने 1000 jutsus कॉपी किए थे वो ककाशी अभी भी यूज कर सकता है। अब वो चिदोरी तो यूज नहीं कर सकता, और उसे रिप्लेस करते हुए उसने पर्पल लाइटनिंग को क्रिएट किया है। और मुझे देखने वाले 90% लोग सब्सक्राइब नहीं है, तो करो यार जल्दी से। कुल मिला के ककाशी भाई वर्दी है 6th होकागे बनने के लिए। अगर उचिहा मादरा नारुतो को ट्रेन करता तो क्या होता? ऐसा सिर्फ तभी होता अगर मादरा को ये लगता कि ओबिटो उसका मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। पहले तो मादरा ओबिटो को ठिकाने लगा देता, फिर वो ढूंढता नया प्यादा। फिर मादरा को पता चल जाता है कुशिना के बारे में, तो क्यूबी अटैक वाले दिन ही मादरा पहुंच जाता है कोनोहा में और कुशिना के अंदर से नाइनटेल्स को बाहर निकालता है और कोनोहा के ऊपर उसे रिलीज कर देता है। अब इसके बाद सारी चीजें सेम होती है। मिनाटो और कुशिना मर जाते हैं, कोनोहा लगभग आधा डिस्ट्रॉय हो जाता है, 3rd होकागे दोबारा से होकागे बन जाता है, और कोनोहा नारुतो के साथ सेम वैसा ही ट्रीटमेंट करता है जैसा वो कैनन में करते थे। अब एक दिन ऐसा होता है कि नारुतो बहुत ज्यादा लो फील कर रहा होता है, तब सही समय देखकर उसे अप्रोच करता है उचिहा मादरा। वो नारुतो को बहुत सारी चीजें रिवील करता है, जैसे कि 4th होकागे उसका बाप था और वो एक जिंचुरी की है, और उसे कोनोहा के खिलाफ थोड़ा बहुत भड़का भी देता है। इस पूरी बातचीत के लास्ट में वो नारुतो को एक होप भी देता है कि वो भी बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएगा, उसके पास उसके पेरेंट्स भी होंगे, विलेज में उससे सब प्यार भी करेंगे, और ये होगा उचिहा मादरा के मून साई प्लान से। ये सब सुन करके नारुतो मान जाता है मादरा के साथ में चलने के लिए। पार्ट 1 के लिए इतना ही, और पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। टोबिरामा किसी उचिहा के लिए एक परफेक्ट काउंटर है। अब देखो उचिहा किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं, फायर स्टाइल जुत्सु में। यहाँ तक कि एक उचिहा को तब तक उचिहा नहीं मानते जब तक वो फायर बॉल जुत्सु ना सीख ले। और टोबिरामा कौन सा स्टाइल का जुत्सु यूज करता है? वाटर स्टाइल का, जो कि परफेक्ट काउंटर है उचिहा के फायर स्टाइल का। इतना ही नहीं, शरिंगान जहाँ यूजर को इनहेंस परसेप्शन देता है, वो एनिमी के मूवमेंट को तक रीड कर सकता है, यहाँ तक कि उनके मूवमेंट को प्रिडिक्ट भी कर सकता है। तो टोबिरामा ने बनाया फ्लाइंग राइजिन, जिसे शरिंगान ट्रैक कर ही नहीं सकता। ककाशी ने मांगे के शरिंगान को ओबिटो के साथ अनलॉक किया था, पर उसने उसे यूज टाइम स्किप के बाद किया। अब सवाल ये आता है कि उसने पहले उसे यूज क्यों नहीं किया? अब देखो इसका आंसर काफी सिंपल है। ककाशी को पता ही नहीं था कि 3 टोमोई के आगे भी कुछ होता है। वो तो जब हमारे लॉर्ड इताची ने ककाशी को हॉस्पिटल भेजा तब जाके उसे पता चला कि मांगेक्यो नाम की भी कोई चीज होती है जो शरिंगान से भी एक स्टेप ऊपर है। उसके बाद शायद ककाशी ने टाइम स्किप के दौरान ट्रायल एंड एरर करके मांगेक्यो यूज करना सीखा होगा। ककाशी रसेंगान यूज क्यों नहीं करता? देखो वो
रसेंगन यूज कर तो सकता है क्योंकि हमने उसे ऐसा करते हुए देखा है, लेकिन उसने कभी रसेंगन एक बैटल में यूज नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो ककाशी कभी रसेंगन को कंप्लीट ही नहीं कर पाया, उसमें अपना नेचर ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके। और रसेंगन यूज करने के लिए चक्रा भी बहुत ज्यादा लगता है। और सच बोलूं तो ककाशी के ऊपर सिर्फ चिदोरी ही सूट करती है। उचिहा इताची इतने सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर क्यों है? देखो, इताची बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो कि शुरुआत में एक बैड गाय लगता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ सास्के को और विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसकी सैड बैक स्टोरी जान के लोगों को उसके स्ट्रगल्स और उसके सैक्रिफाइसेस के बारे में पता चलता है और लोग समझ पाते हैं उसके हार्ड चॉइसेस को। इसके अलावा उसके डिसीजन सीरीज में बहुत बड़े चेंजेस लाते हैं और उसकी फाइट्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और मेमोरेबल होती है। और उसके पास बहुत सारी ब्रोकन एबिलिटीज भी हैं और इसीलिए ककाशी को कमजोर समझ के राइकागे ने अपनी बेइज्जती करवा ली थी। हुआ ये था कि राइकागे अलायंस छोड़ने की बात कर रहा था और ककाशी से डिमांड कर रहा था कि वो उसे हागोरोमो के वेपन्स लौटा दे। देखो, कुमो ने एक चाक्रा कैनन बनाई थी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसी के चक्कर में राइकागे इतना उछल रहा था। अब राइकागे की ये बात सुन के ककाशी को भी अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने अपने नारुतो और सास्के को आगे कर दिया। फिर उसने ये बताया कि कोनोहा को तो पीस चाहिए, लेकिन अगर राइकागे को वॉर चाहिए तो उसके लिए भी कोनोहा तैयार है। नारुतो और सास्के को अपने सामने देख के राइकागे को रियलाइज होता है कि वो अपनी औकात से थोड़ा ज्यादा उछल रहा था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। जिराय कोनोहा का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था और होकागे भी बन सकता था और सभी विलेज एल्डर्स भी यही चाहते थे कि वो होकागे बने, तो वो क्यों होकागे नहीं बनना चाहता था? देखो, जिराय मनमौजी टाइप का आदमी था जिसे एक जगह रहना पसंद नहीं था और उसे अपनी रिसर्च करने के लिए भी टाइम चाहिए था ताकि उसकी बुक्स टाइम से आ सके। और उसका ये भी मानना था कि सुनाडे उससे बहुत ज्यादा बेटर होकागे बन सकती है और विलेज एल्डर्स भी उसकी इस बात को मान जाते हैं। किसामे इजीली मिस्ट विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। माइट गाय को तक उसे हराने के लिए 7th गेट यूज करना पड़ गया था। इससे तुम उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। किसामे स्ट्रॉन्ग भी था, फास्ट भी था, साथ ही में उसके पास इतना ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चक्रा था कि उसे टेललेस टेल बीस्ट बुलाया जाता था। किसामे टोबिरामा के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्टाइल यूजर था और जैसे कि इतना कुछ काफी नहीं था, वो चक्रा तक एब्जॉर्ब कर सकता था। शिसुई ने अपना मांगेक्यो शरिंगन कैसे अवेकन किया था? अगर तुमने सिर्फ एनीमे देखा है तो तुम्हें ये बात बिल्कुल पता नहीं हो सकती, क्योंकि इताची शिंदेन में हमें पता चलता है कि 8 साल की एज में शिसुई अपनी टीम के साथ एक मिशन पे होता है जहाँ एनिमी उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लोग रिट्रीट कर रहे होते हैं। उस समय अगर शिसुई चाहता तो वो अपने टीममेट की जान बचा सकता था, लेकिन वो नहीं बचाता। वो टीममेट शिसुई का राइवल था जिससे शिसुई जेलस फील करता था क्योंकि वो एक उचिया नहीं था, फिर भी वो शिसुई से ज्यादा स्किल्ड था। शिसुई को उसकी गलती का एहसास अपने टीममेट के मरने के बाद होता है, जिसके गिल्ट में वो अपना मांगेक्यो शरिंगन एक्टिवेट करता है। जत्सु के बारे में तुम क्या जानते हो? देखो, जत्सु कागिया की विल का मैनिफेस्टेशन था जिसका दुनिया में आने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था कागिया को रिवाइव करना। वो अकात्सुकी का वीकेस्ट मेंबर था इन टर्म्स ऑफ ब्रूट स्ट्रेंथ। वो सारे 5 चेंजेस इन चक्रा नेचर्स को मास्टर कर चुका था और साथ ही में वो वुड रिलीज भी यूज कर सकता था और वो किसी की बॉडी का तक कंट्रोल ले सकता था, जैसा उसने ओबिटो के साथ किया था। लेकिन खास बात यह है कि नारुतो सीरीज की हिस्ट्री में जो भी हुआ है उसमें इस बंदे का पूरा हाथ है। नारुतो को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार कोई डिजीज हुई थी जिसकी वजह से वो मरते मरते बचा। ये डिजीज थी चक्रा इलनेस। अब ये डिजीज नारुतो को इसलिए हुई थी क्योंकि नारुतो की बॉडी में सारे 9 टेल्ड बीस्ट का चक्रा था, जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली यही चक्रा इलनेस हागुरोमो को भी हुई थी, पर वो हाफ ओत्सुत्सुकी था, इसलिए उसकी दिक्कतें थोड़ी कम थी। नारुतो की इस इलनेस का इलाज ढूंढने के लिए सास्के, साकुरा और काकाशी जाते हैं लैंड ऑफ रिडाकू। ये वही जगह है जहाँ हागुरोमो को उसका क्योर मिला था और फॉर्चुनेटली नारुतो के लिए भी यहाँ पे क्योर मिल जाता है। टोबिरामा ने उचिहास के लिए एक बहुत खास गेंजुत्सु बनाया था। गेंजुत्सु का नाम था ब्रिंगर ऑफ डार्कनेस और ये गेंजुत्सु उचिहा के सबसे इंपॉर्टेंट सेंस को ही नलिफाई कर देता है, जो कि है उनकी आईज। जिस भी उचिहा के ऊपर इस गेंजुत्सु का यूज होता था उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा छा जाता था और वो बन जाता था टोबिरामा के लिए एक बहुत इजी टारगेट। यही गेंजुत्सु एडो टेंसे टोबिरामा ने यूज किया था हिरुzen के भी ऊपर। सच में यार, टोबिरामा के दिल में उचिहास के लिए बहुत खास प्यार था। तुम्हें पता है नारुतो होकागे बनने से पहले एकेडमी टीचर भी रह चुका है। ये था आइडिया सुनाडे और ककाशी का। वो चाहते थे कि नारुतो होकागे बनने से पहले उन शिनोबीज को देखे जो एक दिन उसके सबऑर्डिनेट्स बनेंगे और जिन्हें वो अलग अलग मिशंस पे भेजेगा। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि किताबी ज्ञान नारुतो के पास खुद नहीं है, तो वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा। इसीलिए उसे थाईजुत्सु इंस्ट्रक्टर बनाया गया और ये काम वो अपने ऑफ डेज में करता था। अकिमिचीज इतना खाते क्यों है? अकिमिचीज इतना ज्यादा खाते हैं कैलोरीज जमा करने के लिए। इस क्लैन के लोग कैलोरीज को चक्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जितनी ज्यादा वो कैलोरीज स्टोर करेंगे उतना ही ज्यादा वो चक्रा स्टोर करेंगे। इसलिए जब वो अपना बटरफ्लाई मोड यूज करते हैं तो वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाते हैं और बाद में उन्हें वापस से वो सारी कैलोरीज जमा करनी पड़ती है। एक जोनिन बनने का क्राइटेरिया क्या होता है? पहले तो एटलीस्ट आपको एक बी रैंक शिनोबी बनना होगा। उसके अलावा एक जोनिन एटलीस्ट 2 चक्रा नेचर्स को मास्टर कर चुका होता है, या माइट गाय, रॉकली और कुरनाई की तरह एक आर्ट में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मास्टरी हासिल कर लेता है। इन सभी चीजों के अलावा एक जोनिन के अंदर लीडरशिप स्किल्स भी जरूरी होती है।
ताकि वो अपनी टीम को लीड भी कर सके। देखो जोनिन बनने के एग्जाम्स भी होते हैं। इसके अलावा विलेज हायर अप से एक शिनोबी को जोनिन में प्रमोट कर सकते हैं। नारुतो सीरीज में कुछ ऐसे पावरफुल शिनोबीज हैं जो पहले लूजर हुआ करते थे। सबसे पहले है अपना नारुतो, जो कि एक क्लोन भी नहीं बना पाता था और बाद में क्लोन की पूरी आर्मी बना देता था। फिर आते हैं हमारे जिराया सेंसे, जो वटेवर जुत्सु से सेज मोड तक का सफर करते हैं अपने हार्डवर्क और टोट्स की मदद से। अब आते हैं माइट गाय और रॉकली। ये दोनों सही मायनों में जीनियस ऑफ हार्डवर्क हैं और इनकी जर्नी ने बहुत सारे फैंस को भी मोटिवेट किया है हार्डवर्क करने के लिए। लास्ट में आता है ओबिटो उचिया, जो शुरुआत में बहुत कमजोर रहता है और ये बंदा आगे चल के क्या क्या करता है वो तो हम सब जानते ही है। विस कितना स्ट्रॉन्ग है तुम जानते हो? विस बीरस को एक स्मैक से ही नॉकआउट कर सकता है। ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में विस मोरो का पंच सिर्फ एक फिंगर से रोक देता है। ब्रोली को बच्चा समझ के उसके साथ खेल रहा होता है। देखो जैसे बीरस स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर है, वैसे ही विस स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल है और इस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो विस से ज्यादा पावरफुल है। पहला है ग्रैंड प्रीस्ट और दूसरा है जेनोसामा। डेथ नोट की तरह डेथ रिवाइव हो जाते हैं। नारुतो 3 बार निंजा अकेडमी के एग्जाम्स में फेल होता है, लेकिन सभी फ्लैशबैक्स में नारुतो अपने ही क्लासमेट्स के साथ दिखाया जाता है। उसे नेजी, रॉकली और टेंटेन पहचानते भी नहीं है। इसका मतलब वो उनकी क्लास में भी नहीं था। देखो यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, या तो नारुतो सच में अपने क्लासमेट से 3 साल बड़ा है, जो कि वो नहीं है, या तो उसने ग्रेजुएशन एग्जाम्स को अर्ली दिया था। अब अगर ऐसा हो सकता था तो सास्के ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब अगर इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है तो कमेंट करके बताओ। गेनमा शिरानुमी, ये 4th होकागे का पर्सनल बॉडीगार्ड, कितना स्ट्रॉन्ग है वो। गेनमा 10 साल का था जब वो अकेडमी से ग्रेजुएट हुआ। 13 साल की उम्र में वो चूनिन में प्रमोट किया जाता है और आगे जाके इवेंचुअली वो एक स्पेशल जोनिन भी बनता है। और भाई में इतना टैलेंट होता है कि उस पर मिनाटो की नजर भी पड़ जाती है और मिनाटो को उस पर इंटरेस्ट भी आ जाता है। इतना कि वो उसे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स की टीम में ले लेता है और उन सबको मिनाटो फ्लाइंग राइजिन भी सिखाता है। भले ही उसे वो तीनों लोग मिलकर यूज कर पाते हैं, लेकिन फ्लाइंग राइजिन को यूज कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि गेनमा को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। किसामे एक रोग शिनोबी क्यों बना? देखो किसामे हिडन मिस्ट के लिए बहुत ज्यादा लॉयल शिनोबी था, यहाँ तक कि उसने ऑर्डर्स मिलने पे अपने ही कॉमरेड्स को भी मार दिया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका ही कमांडर जो है वो ट्रेटर है और वो मिस्ट विलेज के सीक्रेट्स को लीक कर रहा होता है। इससे किसामे की लॉयल्टी मिस्ट विलेज के लिए पूरी खत्म हो जाती है। फिर किसामे अपने कमांडर को भी ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद उसे ओबिटो अप्रोच करता है और उसे मूनसाई प्लान के बारे में सब कुछ बताता है और वो किसामे को अकात्सुकी ज्वाइन करवा लेता है। तुम्हें पता है सेंस का डिस्ट्रक्शन एक तकिए की वजह से हुआ था। एक बार लॉर्ड बीरस किंग वेजिटा से बोलते हैं कि उसे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पिलो ला के दे। किंग वेजिटा ऐसा करने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वाला पिलो अपने लिए रख लेता है और बीरस को दे देता है सेकंड मोस्ट कंफर्टेबल पिलो। लॉर्ड बीरस इसे तुरंत नोटिस कर लेते हैं और इससे लॉर्ड बीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और ये फीलिंग बढ़ते बढ़ते सेंस के एनाइलेशन तक पहुंच जाती है। इसलिए वो फ्रीजा को एक काम करने को देते हैं। एक रिनेगान आखिर यूजर को क्या पावर देता है? रिनेगान की 6 पार्ट्स की पावर हर रिनेगान में कॉमन होती है। साथ ही में कॉमन एबिलिटीज होती हैं सभी 5 एलिमेंट्स को यूज कर पाना और यिंग यांग चक्र को यूज कर पाना। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं सास्के और मादरा जैसे खास, जिनके पास यूनिक एबिलिटीज देने वाले रिनेगान होते हैं। जैसे सास्के के पास है अमीनो टूजिकारा, जिससे सास्के किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। इसके अलावा मादरा यूज कर सकता है लिम्बो बॉर्डर जेल, जो इनविजिबल क्लोन्स बना सकता है जो उसी की ही तरह पावरफुल होते हैं। ब्याकुगान के बारे में तुम्हें क्या पता है? देखो ब्याकुगान ह्यूगा क्लैन का डोजुत्सु है। ब्याकुगान का यूजर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकता है, चाक्रा नेटवर्क को और चाक्रा पॉइंट्स को भी देख सकता है। ब्याकुगान का यूजर कुछ किलोमीटर दूर तक इससे देख सकता है और इसका विजन भी 360 डिग्रीज होता है। इन सब के अलावा एक ब्याकुगान का यूजर ये भी देख सकता है कि कोई गेंजुत्सु के कंट्रोल में तो नहीं है। ब्याकुगान की बस एक छोटी सी दिक्कत है, ब्याकुगान का एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्या रॉकली के पास चाक्रा है ही नहीं? नारुतो वर्स के हर इंसान की तरह रॉकली के पास भी चाक्रा है, इसीलिए वो जिंदा है। चाक्रा का यूज करके वो ट्री वॉकिंग भी कर सकता है और वाटर वॉकिंग भी कर सकता है, लेकिन उसके चाक्रा कॉइल्स कभी इतने प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाए कि वो निंजुत्सु और गेंजुत्सु ऐसी चीजों को यूज कर सके। पर उसे इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि थाईजुत्सु में उसका कोई मुकाबला नहीं है और वो 8 इनर गेट्स को भी यूज कर सकता है। कारिन उजुमाकी के बारे में तुम क्या जानते हो? उसके पास 2 बिल्कुल यूनिक एबिलिटीज हैं। पहली एबिलिटी ऐसी है जो किसी की कैसी भी इंजरी को हील कर सकती है, बस उसे कारिन को एक बार बाइट करना होगा। उसकी दूसरी एबिलिटी है माइंड्स आई ऑफ कागुरा। इस एबिलिटी की वजह से कारिन सबसे अच्छे सेंसर्स में से एक बन जाती है। इसमें कारिन आंखें बंद करती है तो उसकी माइंड्स आई ओपन हो जाती है और कारिन बहुत दूर दूर तक की चीजों को और चक्रा सिग्नेचर्स को भी सेंस कर सकती है। यहाँ तक कि वो ये भी सेंस कर सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। लॉर्ड जाशिन कौन है? हिडान का गॉड जो उसे इमोर्टैलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसके बदले में वो मांगता है सैक्रिफाइस। किशिमोटो सेंसे ने कभी जाशिन के बारे में ज्यादा बताया नहीं, लेकिन कुछ पॉपुलर थ्योरीज ऐसी है। एक थ्योरी कहती है कि जाशिन एक ओत्सुत्सुकी गॉड है। दूसरी थ्योरी ये कहती है जो डेथ गॉड शिनिगामी है वही जाशिन भी है। सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को मास्टर करने से पहले गोकू और वेजिटा एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे थे। देखो सुपर सैयन ब्लू में बहुत जल्दी की यूज हो जाती है और इसे लंबे समय तक मेंटेन रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो गोकू ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। गोकू सुपर सैयन गॉड में रहता था और अटैक करते टाइम अचानक से सुपर सैयन ब्लू में स्विच कर लेता था
और ब्लू की एक्स्ट्रा पावर से वो स्ट्राइक करता था। और इसी टेक्निक को बाद में वेजिटा ने भी यूज करना शुरू कर दिया। सेंजू बीन्स नहीं होते तो शायद हमारी अर्थ के हीरोज कब के निपट लिए होते। सेंजू बीन्स को कोरिन ग्रो करती है जो एक 800 साल की बिल्ली है। सेंजू बीन्स कितनी भी खतरनाक इंजरी और फटीग को इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं, लेकिन सेंजू बीन्स में भी एक कमी है, वो डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। और जो लोग वीडियो को देख के सब्सक्राइब नहीं करते उन्हें भी वो ठीक नहीं कर सकते। जिराया और शिशुई को 4th निंजा वॉर में रिवाइव क्यों नहीं किया गया था? काबुटो भी बहुत एक्साइटेड था इन दोनों को रिवाइव करने के लिए। देखो जिराया के रिमेन समुद्र की गहराइयों में कहीं थे और शिशुई की भी बॉडी कभी नहीं मिली थी। लेकिन ये सब इररेलेवेंट बातें हैं, क्योंकि ओबिटो ने बोला था जितने हैं उतने बहुत हैं। उनको थोड़ी पता था कि लॉर्ड इताची को रिवाइव करना उतना इतना महंगा पड़ने वाला था। यूनिवर्स 7 में एक ऐसा फियरसम वॉरियर है जिससे बीरस भी डरता था। बीरस की उससे फाइट भी हुई जिसमें बीरस बुरी तरीके से हार जाता है, वो भी सिर्फ एक ही स्ट्राइक से। इस वॉरियर का नाम है मोनाका और इसके नाम का मतलब तुम लोग कमेंट से बताओ। मोनाका इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने बड़ी आसानी से असैसिन हिट को एक ही टैप से हरा दिया था और वो पार्ट टाइम डिलीवरी का भी काम करता है। कागुजो भले स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर ना हो पर वो फिर भी बहुत इम्प्रेसिव है। कागुजो उन हैंडफुल लोगों में से एक है जो सारे 5 चाक्रा नेचर्स को यूज कर सकते हैं। वो अपने ओपोनेंट के हार्ट को स्टील कर लेता है और उन्हें मास्क क्रीचर में बदल देता है और फिर उनकी नेचर एफिनिटी कागुजो की हो जाती है। कागुजो एक बार में से 5 क्रीचर्स रख सकता है, हर नेचर रिलीज के लिए एक क्रीचर। उसके मास्क क्रीचर सेपरेटली भी फाइट कर सकते हैं और कोलैबोरेशन निंजुत्सु भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कागुजो इमोर्टल भी था। नारुतो को मिलने से पहले तो था। कागुजो को नारुतो ने नहीं मारा था। किसने मारा था कमेंट्स में बताओ। इज़ानागी एक फॉरबिडन उचिहा गेंजुत्सु है जहाँ नॉर्मल गेंजुत्सु अपोनेंट के ऊपर कास्ट किए जाते हैं। इज़ानागी में गेंजुत्सु रियलिटी के ही ऊपर कास्ट किया जाता है और यूजर को रियलिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाता है और उसे चेंज करने की भी एबिलिटी मिल जाती है। इज़ानागी का यूजर इनविंसिबल हो जाता है जब तक इज़ानागी एक्टिव हो, जैसे डांजो हो गया था। ओबिटो और मादरा ने भी जान बचाने के लिए इज़ानागी का यूज किया है, लेकिन इस जुत्सु को यूज करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वो है एक शरिंगान। ये 4 बुड्ढे नहीं होते तो मिनाटो और कुशिना जिंदा होते। हुआ ये था कि फुगाकू समझ गया था कि नाइनटेल्स को कोई कंट्रोल कर रहा है और उसके पास भी एक मांगेक्यो शरिंगान था, तो वो नाइनटेल्स को रोक सकता था। लेकिन एल्डर्स को तो ये लगता था कि उचिहा क्लैन ही है इस अटैक के पीछे, तो उन्होंने किसी भी उचिहा को नाइनटेल्स के आसपास भी नहीं जाने दिया और फुगाकू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। क्या डांजो को अपनी आर्म में लगे हुए शरिंगन उचिहा मैसेकर से मिले थे? जवाब है नहीं। नारुतो गाइडेन में हमें पता चलता है कि अपने डिफेक्शन से पहले ओरोचिमारू डांजो के लिए काम किया करता था और वो एक रूट का मेंबर था। रूट में सर्व करते हुए ही ओरोचिमारू ने डांजो के लिए वो शरिंगन वाली आर्म बनाई थी। तो उचिहा मैसेकर के टाइम पे डांजो के पास पहले से ही वो आर्म थी, तो डांजो को इतने सारे शरिंगन मिले कहाँ से? देखो इसका जवाब तो कहीं नहीं है, पर मेरे हिसाब से वॉर में ही मिले होंगे। अपने किसी कॉमरेड को बिट्रे करके उनकी आंखें उसने ले ली होंगी। वेजिटा ने सुपर सैयन 3 को अटेन करने की कोशिश करी ही नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? देखो सुपर सैयन 3 में एक बहुत बड़ी वीकनेस थी जो वेजिटा ने नोटिस कर ली। सुपर सैयन 3 बहुत ज्यादा की कंज्यूम करता है, तो इस पे टाइम ना खराब करते हुए वेजिटा ने सुपर सैयन 2 को ही परफेक्ट करने का डिसाइड किया और उसकी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि जब बीरस ने बुल्मा को रैपट मारा उसके बाद जो रेज एम्प मिला तो सुपर सैयन वेजिटा ने थोड़ी देर के लिए गोकू को भी सरपास कर लिया। हाँ, थोड़ी देर बाद गोकू सुपर सैयन गॉड बन गया था, लेकिन वेजिटा ने सुपर सैयन 3 गोकू को सरपास कर ही दिया। इताची का जोनिन सेंसे उसे जेलस फील करता था, यहाँ तक कि उसे हेट भी करता था। देखो वो था एक जोनिन और इताची एकेडमी से नया नया पास हुआ था, फिर भी इताची अपने सेंसे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उससे ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। इताची का सेंसे इतना ज्यादा जेलस हो गया था कि वो इताची को जानबूझकर चूनिन एग्जाम्स के लिए रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन इताची इतना अच्छा शिनोबी था कि विलेज हायरअप्स ने उसे नोटिस कर ही लिया। इताची के जोनिन सेंसे की जगह पर आजकल कोनोहामारू है। भले ही वो अपने स्टूडेंट्स को हेट ना करता हो, लेकिन बाकी मामला तो सेम ही है। क्या गोकू विश की तरह एक एंजल बन सकता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकता है जिसे सारे एंजल्स यूज करते हैं, लेकिन गोकू उसे कितना ही मास्टर कर ले, चाहे तो वो किसी एंजल को भी सरपास कर ले, लेकिन वो फिर भी एक एंजल नहीं बन सकता, क्योंकि एंजल एक अलग रेस है और एंजल्स पैदा ही एंजल्स हुए थे और वो सारे ग्रैंड प्रीस्ट के बच्चे हैं। लेकिन गोकू और वेजिटा में से कोई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जरूर बन सकता है। हाफ ब्रीड सेंस प्योर सेंस से ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। गोटेन और ट्रंक्स ने तो बचपन में ही सुपर सेन यूज कर लिया था और वो बहुत तेजी से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। देखो पहले तो ह्यूमंस का और सेंस का डीएनए बहुत ज्यादा कॉम्पेटेबल है और जब ये दोनों मिक्स होते हैं और हाफ ब्रीड सेंस बनते हैं तो उनका पोटेंशियल प्योर ब्रीड सेंस से बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ह्यूमंस का अपने लव्ड वंस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उनके लिए रेज एम्प जैसी चीजें अटेन करना बहुत आसान रहता है। बीरस को हिट करने वाले पहले मॉर्टल्स गोकू और वेजिटा नहीं थे। देखो बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिससे सारे मॉर्टल्स यहाँ तक कि इमॉर्टल्स भी डरते हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में भी बीरस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस मॉर्टल के सामने बीरस भी नर्वस फील कर रहा था। ये
लेजेंडरी वॉरियर कोई और नहीं बल्कि अपना यामचा ही है। But I'm one of the greatest martial artists here. टॉप 5 यंगेस्ट चूनिन कौन है? नंबर 5 में आता है शिकामारू नारा, जो 12 साल का था जब वो चूनिन बना। नंबर 4 पे आता है ओबिटो उचिहा और माइट गाए, जो 11 साल के थे जब वो चूनिन बने। नंबर 3 में आता है मिनाटो नामिकाजे, जो कि चूनिन बनते समय सिर्फ 10 साल का था। नंबर 2 पे आता है इताची उचिहा, वो भी सिर्फ 10 साल का था जब वो चूनिन बना और उसने ऐसा करने में मिनाटो के सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। नंबर 1 पे आता है अपना लिविंग लेजेंड कॉपी निंजा ककाशी, जो सिर्फ 6 साल का था जब वो चूनिन बना। मांगेक्यो शरिंगन अनलॉक करने वाले यंगेस्ट उचिहा कौन है? नंबर 5 पे आता है सास्के, जिसने 16 इयर्स की एज में मांगेक्यो अनलॉक किया। नंबर 4 में आता है इताची, जिसने 13 इयर्स की एज में मांगेक्यो अनलॉक किया। नंबर 3 में आता है ओबिटो, जिसने भी 13 इयर्स की एज में मांगेक्यो अनलॉक किया। नंबर 2 पे आती है सारदा उचिहा, जिसने 12 इयर्स की एज में मांगेक्यो अनलॉक किया। और नंबर 1 पे आता है शिशुई द टेलीपोर्टर, जो कि सरप्राइजिंगली सिर्फ 7 साल का था जब उसने मांगेक्यो शरिंगन को अनलॉक किया। हिडन विलेजेस के स्ट्रॉन्गेस्ट कागे कौन है? कोनोहा का स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है नारुतो उजुमाकी, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कागे ऑफ ऑल टाइम भी है। मिस्ट विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट मिजुकागे है यागुरा, जो कि एक परफेक्ट जिंचुरी की था। स्टोन विलेज से स्ट्रॉन्गेस्ट कागे है मू द सेकंड सूचिकागे, जो कि ओनोकी की तरह ही डस्ट रिलीज यूज कर सकता है। वैसे इन सब के इंडिविजुअल शॉट्स भी हैं चैनल पे, देखना है तो देख लेना। क्लाउड विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट कागे है ए द थर्ड राइकागे, और फाइनली सैंड विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट काजे कागे है गारा। कोनोहा के हिस्ट्री के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे कौन है? नंबर 3 पे अपने फ्लाइंग राइजिन के साथ और रसेंगान के साथ आता है मिनाटो। नंबर 2 पे आता है हमारा ओरिजिनल गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू, जिसके पास था वुड स्टाइल, सेज मोड और एक इनक्रेडिबल हीलिंग फैक्टर। नंबर 1 पे आता है नारुतो उजुमाकी, जिसे उसकी पावर सीधा सेज ऑफ 6 पाथ से मिली थी और वो एक परफेक्ट जिंचुरी की भी था, वो भी 9 टेल्स का। टॉप 3 गेंजुत्सु यूजर्स ये रहे। नंबर 3 पे आता है सास्के उचिहा, जिसने सारे टेल्ड बीस्ट को अपने रिनेगान से एक साथ कंट्रोल कर लिया था। नंबर 2 पे आता है उचिहा मादरा, जिसके पास था रिने शारिंगान और उसकी हेल्प से वो इन्फिनिट सुकुयोमी यूज कर सकता था। नंबर 1 पे आने से पहले सब्सक्राइब कर लो, 100 के करवा दो यार जल्दी से। नंबर 1 पे आती है कागिया उत्सुत्सुकी, जिसके पास था स्ट्रॉन्गेस्ट रिने शारिंगान ऑफ ऑल टाइम। उचिहा मादरा ने रिनेगान को कैसे अवेकन किया? देखो, रिनेगान को अवेकन करने के 2 तरीके हैं, या तो इंद्रा और आशुरा का चक्र कंबाइन करो, या तो हागोरोमो भी किसी को रिनेगान ग्रांट कर सकता है। मादरा ने पहला वाला तरीका अपनाया था और जब उसकी और हाशिरामा की फाइनल फाइट हुई थी, मादरा ने हाशिरामा को बाइट करके उसका थोड़ा सा डीएनए एक्वायर कर लिया था और बाद में अपनी डेथ को फेक करके मादरा ने हाशिरामा का डीएनए अपने अंदर इम्प्लांट कर लिया, जिससे उसके पास इंद्र और आशुरा दोनों का चक्र आ गया और उसने रिनेगान को अवेक कर लिया ओल्ड एज में मरने से बस कुछ दिन पहले। 8 इनर गेट्स में से ककाशी कितने यूज कर सकता है? ककाशी का थाईजुत्सु गाय जितना अच्छा तो नहीं है, फिर भी उसका थाईजुत्सु वन ऑफ द बेस्ट है और गाय उसका इटर्नल राइवल भी था और दोनों साथ में काफी ट्रेन भी किया करते थे। देखो, ककाशी को कभी भी फर्स्ट इनर गेट से ज्यादा यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है। ज्यादा से ज्यादा वो सेकंड या थर्ड ओपन कर सकता होगा, क्योंकि वो निंजुत्सु स्पेशलिस्ट है, तो इतने गेट ओपन करना भी बहुत बड़ी बात है। नारुतो के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट थाईजुत्सु यूजर्स कौन है? नंबर 3 पे आता है नारुतो। उसके पास है 6 पाथ्स और क्यूबी की पावर्स, जो उसकी स्पीड, पावर और रिफ्लेक्सेस को इनहेंस करती है। नंबर 2 पे आता है सास्के उचिहा। उसका थाईजुत्सु तो अच्छा है ही, साथ में उसका शरिंगान थाईजुत्सु में बहुत काम आता है और वो लाइटनिंग यूज करके अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस को इनहेंस भी कर सकता है। नंबर 1 पे आने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो। नंबर 1 पे आता है ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, माइट गाय। याद तो होगा कि 8th गेट में उसने कैसी फाइट करी थी। इताची एक कागे लेवल शिनोबी है, तो ऐसे कौन से होकागे से जिनके अगेंस्ट वो जीत जाता? फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू इताची को आराम से हरा देता। सेकंड होकागे टोबिरामा सेंजू इताची जो उसका ऑटोग्राफ मांगता। थर्ड होकागे हिरुजेन सारुटोबी को इताची हरा देता, लेकिन ओल्ड एज में प्राइम वाला हिरुजेन को वो नहीं हरा पाता। फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे इताची को आराम से हरा देता। फिफ्थ होकागे सुनाडे सेंजू इताची को अच्छी फाइट तो देती, लेकिन उसे हरा नहीं पाती। सिक्स्थ होकागे ककाशी भी इताची से हार जाता। सेवंथ होकागे नारुतो उजुमाकी, इसका जवाब तुम लोग कमेंट्स में दो। एट्थ होकागे शिकामारू को भी इताची बहुत आराम से हरा देता। जिराय का हेडबैंड कोनोहा के बाकी शिनोबी से अलग था, ऐसा क्यों? ये हेडबैंड जिराय टोड्स के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए पहनता है और इस पे लिखा हुआ है ऑयल, जो कि माउंट मियोबोगु के स्पेशल ऑयल को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा भी एक रीजन है उसके हेडबैंड के अलग होने का। जिराय एक स्पाई था कोनोहा के लिए और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता था। अब अगर वो ये काम कोनोहा का हेडबैंड पहन के करता तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि वो अपना काम ठीक से कर पाए। इसलिए कोनोहा के साथ अपनी एलिजेंस को छुपाने के लिए जिराय ये दूसरा वाला हेडबैंड पहनता था। नारुतो के पास गॉड लेवल की पावर्स हैं, फिर भी उसने अभी तक सिर्फ एक बंदे को मारा है, सैंड विलेज का एक जोनिन। ये वही बंदा है जिसे सासोरी कंट्रोल कर रहा था सैंड विलेज के अंदर से इंटेल लेने के लिए, और बाद में इताची का क्लोन बनाने के लिए भी इसी बंदे को यूज किया जाता है। और नारुतो इसे मारता भी इताची समझ के ही है। और इस जोनिन का नाम है यूरा। एक उचिहा बिना शरिंगान के एक ट्रू उचिहा नहीं होता। तो कौन था शरिंगान अवेकन करने वाला यंगेस्ट उचिहा? वो ना तो इताची और ना ही शिशुई है और ना ही सास्के। इताची की गर्लफ्रेंड इजुमी उचिहा ने क्यूबी अटैक के टाइम पे अपना शरिंगान अवेकन किया था, क्योंकि इस अटैक में इजुमी के फादर मर जाते हैं, जिसके ट्रॉमा की वजह से वो अपना शरिंगान अवेकन कर लेती है और उस वक्त वो सिर्फ 5 साल की थी। शिनोबी वर्ल्ड में सिर्फ 2 ऐसी जगह
जगह है जहाँ सेज मोड सिखाया जाता है, माउंट मियोबोकू और ryuchi केव। सेज jutsu सीखना भी बहुत मुश्किल काम है। सेज चक्रा को अपने चक्रा के साथ बैलेंस करना होता है, वरना आप एक स्टोन स्टैचू में बदल जाओगे। माउंट मियोबोकू में स्पेशल ऑयल का यूज करके सेज मोड सिखाते हैं। वहीं ryuchi केव में व्हाइट स्नेक सेज से कटवाना होता है। स्नेक सेज यूजर को बाइट करके उसके अंदर सेज चक्रा को इंजेक्ट करता है। इताची और जिराया दोनों एक ही दिन मरे थे। जब जिराया पेन से लड़ रहा था, उसी समय सास्के भी इताची के पास ओल्ड उचिया हाइड आउट में पहुंचता है और जिराया के मरते ही ज़ेत्सु भी वहां से चला जाता है सास्के वर्सेस इताची की फाइट देखने, जो कि जिराया के मरने के कुछ समय बाद तक चलती है। तो कोनोहा के दो सबसे बड़े इंटेल के सोर्सेस एक ही दिन में चले जाते हैं और एक ही दिन में नारुतो और सास्के की भी लाइफ बदल जाती है। ओनोकी की फ्लाइंग एबिलिटी कैसे काम करती है? ओनोकी को सेकंड सुजिकागे ने लाइट बोल्डर जुत्सु सिखाया था, जिससे ओनोकी किसी भी ऑब्जेक्ट का या अपना वेट को कम ज्यादा कर सकता है। इस जुत्सु का यूज करके ओनोकी अपना वेट एयर के वेट से हल्का कर लेता है और वो फ्लोट करने लगता है। इस जुत्सु का यूज करके ओनोकी ने माद्रा का एक जुत्सु भी रोका था। कमेंट्स में बताओ वो कौन सा था? ककाशी हमेशा मास्क क्यों पहन के रखता है? पहले तो किशिमोटो ऐसा कैरेक्टर डिजाइन करना चाहता था जो कि एक परफेक्ट शिनोबी और उसके पास एक मिस्टीरियस वाइफ भी हो। और एक रीजन है कि व्हाइट फैंग के एनिमीज से बचने के लिए ककाशी अपना चेहरा ढक के रखता है। और लास्ट रीजन ये है कि ककाशी अपना नोज ब्लीड छुपाना चाहता है जब भी वो अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहा होता है। मिनेटो ने नारुतो के अंदर पूरा कुरामा सील क्यों नहीं किया? जब फेक माद्रा के कंट्रोल में आके कुरामा ने लीफ विलेज में तबाही मचाई थी, तो मिनेटो ने रिपर डेथ सील का यूज करके कुरामा के चक्रा को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक चक्रा था यिन हाफ और दूसरा चक्रा था यांग हाफ। मिनेटो ने यिन हाफ को अपने अंदर सील कर लिया और यांग हाफ को नारुतो के अंदर सील कर दिया। मिनेटो को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुरामा का चक्रा इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक इन्फेंट नारुतो उसे हैंडल नहीं कर पाता। और बाद में आपको पता ही होगा कैसे नारुतो को पूरा कुरामा मिल गया था। शिकामारू को चुनिन क्यों बनाया? वो तो अपनी फाइट हार गया था ना। देखो टेमारी के अगेंस्ट उसने गिव अप कर दिया था और कोई फ्लैशी टेक्निक भी यूज नहीं करी थी, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया था जब उसने अपनी सराउंडिंग को ही अपने फायदे के लिए यूज किया और ऑलमोस्ट जीत गया। और फाइट के लास्ट मोमेंट्स में उसने अपना चक्रा कंजर्व करने के लिए गिव अप कर दिया और टेमारी को जीतने दिया। शरिंगन के टोमोई यूजर्स को क्या एबिलिटी देते हैं? वन टोमोई शरिंगन यूजर को एनिमी की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी देता है। टू टोमोई शरिंगन यूजर को jutsus को एनालाइज और कॉपी करने की एबिलिटी देता है। यहाँ तक कि यूजर थाईजुत्सु को भी एनालाइज और कॉपी कर सकता है। थ्री टोमोई शरिंगन का यूज करके यूजर गेंजुत्सु कास्ट कर सकता है। शरिंगन की एनालाइज करने की एबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इजानागी और इजानामी जैसे उचिया के हिडन जुत्सु भी वो यूज कर सकता है। इताची और पेन में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इताची की सुकियोमी पेन पे काम नहीं करती और अमातेरासु से बचने के लिए पेन को सिर्फ ऑलमाइटी पुश यूज करना होता। इताची का सुसानो और उसके वेपन्स पेन को दिक्कत दे सकते थे, लेकिन इताची को पता नहीं होता कि पेन की असली बॉडी कहाँ है। देखो इताची बहुत स्मार्ट है, उसने चिबाकू टेंसे की वीकनेस ढूंढ ली थी, लेकिन उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने लायक पावर इताची के पास नहीं थी और अपनी डिजीज की वजह से भी इताची काफी ज्यादा नर्फ हो गया था। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। लॉर्ड वीरस की डिस्ट्रक्शन एबिलिटी सब पे काम नहीं करती। मांगा में वीरस ने खुद बोला था कि वो इमोर्टल्स को हकाई यूज करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और जामासु को जब उसने डिस्ट्रॉय किया था तब वो इमोर्टल नहीं था। इसके अलावा जेनो का नाम सुन के ही वीरस की फट जाती है, तो ऑब्वियसली वो जेनो को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने से कम पावरफुल बींग्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक और चीज है जिसे वो हकाई यूज करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और वो है ये लाल लाल सब्सक्राइब बटन, दबा दो।